बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब, शाम में हमने कल शाम देखा कि थोड़ा सा मौसम तब्दील हो रहा था लाहौर में और पंजाब के बेशतर शहरों में भी। अच्छा, शाम में नहीं अली, वैसे अगर हम कहें कि रात गए, हाँ, रात गए तब्दील हुआ है। लेकिन पेशगोई जो की गई थी, हम तवातुर से देख रहे हैं, जो महकमा मौसमियात की पेशगोइयाँ सच साबित हो रही हैं। और बताया गया था कि जुमेरात तक जो है वो शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी, हीट वेव रहेगी और जुमेरात के बाद हमें दिखाई देगा कि ओवर द वीकेंड जो आंधी आएगी और मौसम में बेहतरी आ सकती है। और बारिश की भी पेशगोई की गई थी कि हल्की बूंदाबांदी हो सकती है कई शहरों में। तो वो आंधी वाला सिलसिला जनाब शुरू हो गया, बेशतर शहरों में आंधी आई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल आज से रंग जमाना शुरू करेंगे। बेशतर अजला में आज से 13 जून तक बारिश की पेशगोई है। जो प्रेडिक्शंस हैं वो यही कह रही हैं, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, झंग, सरगोदा और दीगर अजला में बारिशें होंगी। और NDMA का 15 जून तक बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का भी अलर्ट जारी है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़रा सोच समझ कर और अलर्ट्स देखकर करिएगा। GB और मुल्का इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के ख़तरे का इंतबाह भी जारी कर दिया गया है। तो जितने ट्रैवलर्स हैं, जो लोग प्लान कर रहे हैं GB जाने का या फिर शिमाली इलाका जाने का, तो वो ज़रा अपनी प्लानिंग इन अलर्ट्स को देखते हुए, बिल्कुल, क्योंकि ये जो बारिश वाला टाइम है, इसी दौरान लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा होती है और ये बारिश जो है पेनिट्रेट कर जाती है पहाड़ों में और फिर उसके बाद लैंडस्लाइडिंग देखने को मिलती है। तो प्लान्स हैं तो चेंज ज़रूर कर लीजिए और मौसम का मज़ा लीजिए, क्योंकि जितनी गर्मी इस हीट वेव में पड़ी है और अभी भी पड़ी अली, आप बेफिक्र हो जाए, जब तक ये बारिश नहीं होती और खुल के नहीं होती, बिल्कुल चेंज नहीं होगा वेदर। जनाब, बारिश की बात हमने कर ली, इकोनॉमी की बात करते हैं। बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना, क्योंकि जो बजट है वो पेश किया जाना है। सूबों और वफाक के दरमियान इत्तेफाक हो गया है और आइंदा माली साल का जो बजट है वो कल बरोज़ जुम्मा बिलाखिर पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी गई और वफाक का तरक्याती बजट 126 अरब से कम करके 1000 अरब रुपए तक महदूद कर दिया गया है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने बलूचिस्तान के अलावा सूबों का जो तरक्याती बजट है उसमें 920 अरब रुपए की कमी पर इत्तेफाक भी कर लिया। और इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने अवाम को तेल की कीमतों की मद में 128 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया। और उधर रवा माली साल के इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा और कुछ नकात सामने आए हैं, जिसमें सीनियर सहाफ़ी इरशाद अंसारी की खबर के मुताबिक रवा माली साल में मुल्की GDP ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना है। जबकि IMF, आलमी बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी शरह नमू कम रहने की पेशगोई की थी। और फ़िकस आमदन, ज़राअत, सनती शोबे की तरक्की का हदफ भी पूरा नहीं हो सका। ताहम तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है और खिदमात के शोबे की कारकर्दगी भी बेहतर रही है। इस पर हमने मज़ीद बात करनी है और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इरशाद अंसारी साहब ही मौजूद हैं। इरशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी ठीक, शुक्रिया। इरशाद साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो पेशगोइयाँ की जा रही थी, हुकूमत तो हमेशा से तखमीना जो बताती है वो इजाफी बताती है और बहुत ही जिसे कहते हैं उनके लिए एक ऐसा तखमीना होता है जो मोटिवेशनल होता है, रादर रियलिस्टिक। आप क्या देखते हैं कि 3.7 आपने बताया कि होगा और पहले भी इदारे ये मेंशन कर रहे थे कि कम रहेगा? जी शुक्रिया। देखें, ये हर साल ऐसा होता है, जब भी उनसे क्वेश्चन ये किया जाता है तो वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम का ये मौक़िफ़ होता है कि हम इंटेंसिव टारगेट रखते हैं ताकि जो है वो हम मैक्सिमम जो ग्रोथ है उस तक पहुंच सकें। और अगर हम चैलेंजिंग जो है वो ग्रोथ के टारगेट नहीं रखेंगे तो फिर हम जो हमने एक सर्टन जो अपना ज़हन बनाया हुआ होता है उस स्टेज तक हम नहीं पहुंच पाते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब टारगेट अचीव नहीं होते तो इसका मुल्क की इकॉनमी पे भी इम्पेक्ट आता है और फिर जो डोनर ममालिक हैं, डोनर इदारे हैं, वो भी हमारे जो अदाद शुमार हैं उस पर ट्रस्ट नहीं करते। यही वजह है कि देखें, हर साल ये होता है कि ये इत्तफाक कह लें या ये कह लें कि हमारे जो पॉलिसी साज हैं, हमारे जो डेटा कलेक्शन का जो सिस्टम है उस पर क्वेश्चन मार्क ये उठते हैं कि ADB, वर्ल्ड बैंक, IMF, इस किस्म के जो इदारे हैं जिनका इन पर्सन उस तरह यहाँ पे वजूद नहीं होता, उनके ऑफिस होते हैं, उनका नेटवर्क होता है, लेकिन वो हर मरतबा जो हमारी इकॉनमी के अदाद शुमार के बारे में जो फिगर देते हैं
ऑलमोस्ट उसके राउंड अबाउट ही फिगर आते हैं। लेकिन हमारे जो इदारे होते हैं जो जिनका पूरा एक सिस्टम है, नेटवर्क है, वो जो आदाद-ओ-शुमार देते हैं या जो हदफ रखे जाते हैं तो वो उससे मैच नहीं कर रहे होते। और इस मरतबा भी यही हुआ है कि जो इकोनॉमिक सर्वे अभी तक के जो पॉइंट सामने आए हैं, जीडीपी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स और दूसरे तमाम मुआशी जो अहदाफ हैं ऑलमोस्ट सारे वो हासिल नहीं हो पाए। सिर्फ मासवाए रेमिटेंसेस और इसी तरह सर्विस सेक्टर इसकी ग्रोथ जो है वो टारगेट से ज़्यादा रही है और बाकी तमाम अहदाफ उस तरह हासिल नहीं हो पाए जिस तरह के हासिल होने चाहिए थे। एग्रीकल्चर को पिछली मरतबा वज़ीर ख़जाना ने भी कहा कि ये जो है वो हमारी एक एक्सपोर्ट लेड जो है वो एक सेक्टर है और इसी की बुनियाद पे मुल्क जो है वो इक़्तिसादी तरक्की करेगा और बाकी इशारे भी बेहतर होंगे। लेकिन बदकिस्मती से इस मरतबा भी वो हदफ हासिल नहीं हो सका। इसी तरह इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की भी यही पोजीशन है, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो टारगेट रखा गया था वो हासिल नहीं हो सका। एक्सपोर्ट का टारगेट जो रखा गया था वो हासिल नहीं हो सका। और फिर इसी तरह लाइफ स्टॉक सेक्टर में अगरचे कुछ बेहतरी आई है लेकिन वो भी उस तरह जो टारगेट जो ये चाह रहे थे उस तरीके से हासिल जो नहीं हो सका। यही दूसरी जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उनका है। और इस पर आज चूँकि इकनॉमिक सर्वे 2:30 बजे के करीब जो है वो वज़ीर ख़जाना और उनके साथ वफाकी वज़ीर जो है मनसूबाबंदी के एहसन इकबाल वो इकनॉमिक सर्वे जारी करेंगे। उसमें अब तक के जो इक़्तिसादी अदाद-ओ-शुमार है उसमें उसके बारे में बताएंगे और उसमें कुछ अदाद-ओ-शुमार तो लेटेस्ट होंगे जो मई तक के होंगे, कुछ अदाद-ओ-शुमार 9 महीने के होंगे, कुछ जो है वो 10 महीने के होंगे कि जिस तरह उनके पास जो कैलकुलेट करके फिगर उनके पास फाइनलाइज होते हैं। अगरचे ये भी अभी अबूरी हैं और फिर जब जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो की जो कमेटी होगी नेशनल अकाउंट्स की उसमें फिर इनको रिवाइज किया जाएगा, जो कि अभी भी पिछला जो मीटिंग हुई थी उसमें भी इनको रिवाइज किया गया है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो ये होता है कि पिछले कई सालों से ये क्यों ऐसा होता आ रहा है कि हुकूमत जो अदाद-ओ-शुमार रखती है वो अच्छी वो उस तरीके से अचीव नहीं हो पाते। हाँ। क्या ये पॉलिसी का लैक होता है या जो कैलकुलेट किया जाता है, जो एवेल्युएट किया जाता है कि वो मैकेनिज्म उसमें कोई फॉल्ट पाया जाता है। और यही वजह है कि इदारे हमारी जो अदाद-ओ-शुमार है उसको तस्लीम नहीं करते, उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठाते हैं। और इसी जो इकोनॉमिक सर्वे जो आज पेश करने जा रहे हैं इसमें फीकस आमदनी के हवाले से भी ये कहा गया है कि अगरचे डॉलर्स में $150 फीकस आमदनी बढ़ी है और रुपीस टर्म में टारगेट हासिल नहीं हुआ लेकिन टारगेट के करीब रहे हैं। लेकिन साथ ही आबादी की में इजाफे की जो रफ्तार है वो भी कोई कम नहीं है, वो भी 2% और इससे भी ज़्यादा है। और उस लिहाज से अगर इसको कंपैरिजन करें तो उस तरह फीकस आमदनी के हिसाब से हमारी जो ग्रोथ है वो उस तरह इम्पैक्ट नहीं हो पाती। तो इसमें हुकूमत को मल्टी साइड पे जो है वो काम करने की जो है वो जरूरत है। और खासकर हम हर मरतबा इनको ये कहते हैं हमने बात कर ली कि इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा, कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, आपने बताया कि किन किन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगला जो साल है उसके लिए क्या क्या चीज़ें, ख़ास तौर पर अगर आवाम की रिलीफ की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि जो बजट दोस्त और माहौल दोस्त गाड़ियां हैं उसमें टैक्स रिलीफ मिलने का इम्कान है। कितने फ़ीसद जो है रिलीफ मिल सकता है? दूसरा ये कि कस्टम ड्यूटी जो है वो भी 1% करने की तजवीज़ है। इस हवाले से क्या अपडेट है? जी इसमें देखें, मेरी रात भी जो है वो FBR के हुकाम से बात हुई थी तो FBR का ये कहना था कि वर्चुअली उनके साथ IMF के साथ गुज़श्ता रात लेट तक जो है वो बातचीत होती रही है। रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से और ऑटो सेक्टर और इसी तरह जो तनख्वाहदार तबका है उनको जो रिलीफ देनी है उस पे IMF से बातचीत हो रही थी तो IMF इस पे एग्री नहीं हो रहा था। तो IMF ये कह रहा है कि आप EV पे भी जो है वो स्टैंडर्ड रेट जो है वो अप्लाई करें। लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने जो ऑटो पॉलिसी लेके आए हैं क्योंकि ये माहौल दोस्त और जो माहौल के हवाले से जो पॉलिसियाँ हैं वो इंटरनेशनली जो है वो इसको एक्नॉलेज किया गया है कि ऐसी पॉलिसियाँ अडॉप्ट की जाएँ जिससे माहौल में बेहतरी आए। तो EV में शायद ना तो वो ये स्टैंडर्ड रेट अप्लाई करेंगे बल्कि उसमें कुछ चीज़ों में कंसेशन देंगे और उसमें टैक्स में भी शायद जो है वो कुछ रियायत जो है वो दी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ
दो चीज़ें और मैं थोड़ा सा बता दूं कि स्टेशनरी आइटम्स पे और सोलर पे भी आईएमएफ का बड़ा प्रेशर था कि इसको भी जो है वो स्टैंडर्ड रेट पे लाया जाए, और इस पे भी हमारे एफबीआर के जो ज़राए हैं ये बताते हैं कि आईएमएफ को राज़ी कर लिया गया है कि सोलर पैनल पे भी जो है वो स्टैंडर्ड रेट नहीं लगेगा, वो भी आइंदा बजट में कोई चेंज नहीं आएगा उसके हवाले से। और इसी तरह जो स्टेशनरी आइटम्स हैं उस पे भी जो है वो कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी वही पुराना रेट ही लागू होगा। अलबत्ता कुछ एडिशनल रेवेन्यू मेजर लिए जाएंगे और ख़ासकर जो फोकस किया जा रहा है वो इन्फोर्समेंट पे किया जा रहा है। पहले एफबीआर के जो इन्फोर्समेंट के मेजर्स होते थे उसको आईएमएफ जो है वो वेटेज नहीं देता था। वो ये कहते थे कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव और इन्फोर्समेंट के जो मेजर रखते हैं ये लिप सर्विस होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो नतीजा होता है वो उस तरह से हासिल नहीं हो पाता। लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो इन्फोर्समेंट के इकदाम उठाए गए हैं और उस पर वज़ीर आज़म को भी जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आईएमएफ ने इस मरतबा इसको कंसीडर किया है और इसमें अगरचे ये 778 अरब रुपए एडिशनल कलेक्ट करना चाह रहे हैं इन्फोर्समेंट मेजर से, लेकिन वज़ीर आज़म ने जो इनको हदायत की है कि वो 1000 अरब के करीब जो है वो उनको हदायत की है कि 1000 अरब के करीब आप इन्फोर्समेंट मेजर से टैक्स कलेक्ट करें। और दूसरा जो है वो सेल्स टैक्स एक्ट का जो 3rd शेड्यूल है उसको ये अमेंड करने जा रहे हैं। उसमें जिस तरह रेफ्रिजरेटर्स हैं, चीनी है, चाय की पत्ती है, फार्मूला दूध है, केचप है, इस तरह के कुछ दर्जनों आइटम्स हैं, उसमें इसको जो है वो शामिल किया जा रहा है। अच्छा। और इसका ये होगा कि इनकी जो रिटेल प्राइस होगी उस रिटेल प्राइस को उनकी प्रिंटिंग का जो मटेरियल है, पैकिंग है, उस पर मेंशन करना लाजमी होगा और ये कानूनी जो है वो कानूनी तौर पर ये इसको लाजमी करार दे दिया जाएगा। और अगर इसकी प्रिंटिंग प्राइस की नहीं की जाती रिटेल प्राइस की, तो उस सूरत में जो है वो उन कंपनीज के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको जुर्माने किए जा सकेंगे और भी सख्त सजाएं दी जा सकेंगी। इससे अगरचे ये मेजर तो रेवेन्यू की लीकेज का है कि रेवेन्यू की लीकेज को रोकना है, लेकिन इससे अल्टीमेटली इन चीज़ों की कीमतों पे कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। अगरचे इसमें रेट में किसी किस्म की अमेंडमेंट नहीं होगी, रेट वही रहेगा, लेकिन टैक्स की जो लीकेज है उसको रोकने के लिए ये गवर्नमेंट ये इकदाम करने जा रही है, उससे कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट पे कहा जा रहा था कि शायद डिविडेंड पे कोई जो है वो टैक्स में कोई करने जा रहे हैं, वो भी उसको भी अनचेंज जो है वो करने जा रहे हैं, उस पर भी आईएमएफ को राजी कर लिया गया है। तो एफबीआर के जराए ये कहते हैं कि आज यानी शाम तक जो है वो जो अगले माली साल की बजट साजी है उस पर आईएमएफ जो है वो राजी हो जाएगा। जितनी जो कोई मामला जो है वो जिसमें आईएमएफ के साथ कुछ डिफरेंस पाया जाता है उसको दूर कर दिया जाएगा और जहां जहां पे कुशन होगा वहां पे हम मेजर लेंगे। और 430 अरब रुपए के करीब, जी 430 अरब के करीब 430 अरब के करीब जो है ये एडिशनल रेवेन्यू मेजर लेंगे, जिससे एफबीआर को एडिशनल जो है वो रेवेन्यू आएगा। टैक्स टू जीडीपी की शरह बढ़ाएंगे, जैसे ताजरों के लिए इन्होंने एक स्कीम जो है वो लॉन्च की है, उस स्कीम से इनको ख्याल है कि इनका के 50 से 70 अरब रुपए का एडिशनल इनको रेवेन्यू हासिल होगा। और इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर ये जानना चाह रहे थे, आपने कुशन की बात की, तो अब आम जो सैलरीड क्लास है खासकर वो बहुत तशवीश का शिकार है कि इस बजट में उनको कोई रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और बताया जा रहा है कि एक स्लैब और बढ़ा दी जाएगी, तो उस स्लैब के बढ़ाने से क्या जो है एक असर आएगा? हाँ जी, देखिए गालिब इम्कान यही है कि सैलरी क्लास को इस बजट में जो है वो रिलीफ मिलेगा। और जो स्लैब आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो ये है कि कुछ मतलब जो हायर रैंक उसमें आते हैं, रेंज में आते हैं, तनख्वाहदार तबका, उन पे जो है वो फिक्स टैक्स के साथ साथ जो टैक्स की शरह थी वो बहुत ज़्यादा थी और उस पर काफ़ी गवर्नमेंट को जो है वो तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा था। और ख़ुद गवर्नमेंट के जो आदाद शुमार सामने आए हैं उसने भी काफ़ी जो है वो हुकूमत के लिए जो है उसको मजबूर किया है कि वो, और फिर साथ साथ आईएमएफ और दूसरे इदारों को भी जो है ये सोचने पे मजबूर किया है कि वाकई ये वो तबका है कि जो फिक्स इनकम कमाता है, ना तो इनके बस में ऐसी कोई इख्तियार है कि ये कोई टैक्स को एवॉइड कर सकें, इनका एट सोर्स डिडक्शन हो जाती है। इस वक्त हाईएस्ट पेड जो सेक्टर है वो तनख्वाहदार सेक्टर है। तो इसलिए आईएमएफ भी इस पे जो है वो किसी हद तक राजी है कि आप अपने जो है वो फिजिकल जो स्पेस है
उसमें रहते हुए जो है वो इनको रिलीफ दें। अच्छा। और इसमें दो किस्म की रिलीफ है, एक तो टैक्स जैसे मैंने आपको बताया कि स्लैब जो है वो एक से दो स्लैब्स मजीद शायद एडअप करेंगे, और दूसरा ये कि जो काबिल टैक्स आमदनी है उसका जो थ्रेश होल्ड है वो इस वक्त 6 लाख रुपए, यानी कि 6 लाख रुपए अगर सालाना जिस शख्स की तनख्वाह से आमदनी हासिल होती है उस पर इस वक्त टैक्स नहीं है। तो अब इस थ्रेश होल्ड को बढ़ाने की बात हो रही है। जो मुतालबा था वो 12 लाख का था, लेकिन 8 से 7 लाख के करीब की जो है वो बातचीत हो रही है। अब IMF आज इस पे राजी हो जाता है या नहीं हो जाता, ये आज शाम तक जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, इन दी एंड इरशाद साहब, आम आदमी के लिए इस बजट की कोई खास बात, कोई खास उम्मीद जो वो लगाए? देखें, मैं मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुका हूँ कि जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो फिर ऐसी उम्मीद लगाना मेरा ख्याल है कि कोई रियलिस्टिक नहीं होगा, अक्लमंदी की बात नहीं है कि गवर्नमेंट चाहे भी तो इतना रिलीफ नहीं दे सकती। कोशिश ये करेगी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि तनख्वाहदार तबके के हवाले से हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ता था, उनको शायद ये रिलीफ देगी। आम आवाम के लिए शायद इतना रिलीफ नहीं होगा। एक जो चीज़ मिसिंग होती है ना हर बजट में, इनको ये आवाम को रिलीफ ये दे सकते हैं अगर ये सिर्फ 2 से 3 काम कर दें। नंबर 1 कि अशराफिया को जो है वो ये कोशिश करें कि उन पे जो है वो उनको बर्डन करें, क्योंकि देखें लास्ट जो हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर ख़ज़ाना की, उसमें भी उन्होंने दावा किया था कि अब अशराफिया हो या कोई भी तबका हो उसको जो है वो बोझ उठाना पड़ेगा। कोई तबका ऐसा नहीं होगा कि वो अपने आप को जो है वो मुकद्दस गाय समझे और वो निकल जाए और आम आवाम पे बोझ डाल दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से होता यह है कि जब बजट आता है हाँ। तो अशराफिया जो है वो निकल जाता है इस बोझ से। और इस मरतबा भी बजट में अभी तक तो हमें कोई ऐसा जो है वो प्रपोजल सामने नहीं आई जिसका इम्पैक्ट जो है वो अशराफिया पे आता हो। सारा जो आता है बोझ आ जाके गरीब तबके पे आता है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन आसान होती है। जैसे बिजली गैस की कीमतों के हवाले से आया है कि बिजली और गैस की कीमतें मंथली, सहमाही और शशमाही और सालाना जो बेस टैरिफ होता है उसको आप रेगुलरली ना सिर्फ असेस करके उसको डिटरमिन करेंगे, बल्कि उसको साथ साथ डिले करने के बजाय साथ साथ पास ऑन भी करेंगे। इसी तरह पेट्रोलियम सरचार्ज की बात हो रही है, इसी तरह बहुत सारी बातें हैं जिससे अमेंड करके बेहतर सरचार्ज की बात हो रही है। और इसी तरह जिस अशराफिया की जो बात आप कर रहे हैं, अशराफिया का जो बजट से निकल जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कई ममालिक में हमने देखा है कि जब बजट में उन पर ऐसे टैक्स लागू किए जाते हैं जो उनको नापसंद हो तो वो मुल्क से ही निकल जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बजट पर बात करने के लिए। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। कल से हम जानते हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, लेकिन अभी इस वक्त उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तफसील से बात करेंगे। बाकायदा आपको बताएंगे कि इस बार की सूरत हाल किस तरह से अलग है कतर के फुटबॉल वर्ल्ड कप से। और इस वक्त 3 ममालिक जो हैं होस्ट कर रहे हैं, उसको तफसील से बात करेंगे। इस वक्त बात करेंगे पाकिस्तान में फुटबॉल की क्या सूरत हाल। जनाब, दुनिया में पाकिस्तान को बड़ी फतह मिल गई है। डायमंड जुबली फुटबॉल इवेंट का टाइटल पाकिस्तान ने जीत लिया है और टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को यकतरफा तौर पर 2-0 से शिकस्त दी है। जी हाँ, पाकिस्तानी टीम 64 साल बाद डायमंड जुबली फुटबॉल इवेंट के फाइनल में पहुंच रही है। कौमी फुटबॉल टीम ने मालदीव को 3-0 से हराया, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने इस फतह को पाकिस्तान फुटबॉल के लिए नया संग मील करार दिया है और हम दुआ गो हैं कि इसी तरीके से हमारी टीम जो है ना वो तरक्की की करते किसी तरह से वर्ल्ड कप में जगह बना पाए। और फिर आपको पता है कि फुटबॉल जो है दुनिया में सबसे बड़ा खेल है और अगर हम उसका हिस्सा बाकायदगी से होंगे तो और भी मजा आएगा। अभी जाएंगे ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, ईरान US वॉर की बात करते हैं। एक बार फिर से हमें दिखाई दे रहा है मशरक़ वस्ता में बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर मुख्तलिफ जो अहदाफ हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अपने हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरानी हुकाम के अकॉर्डिंग जो भी बहरी जहाज़ अब गुजरने की कोशिश करेगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। और ईरान ने अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले 2 बहरी जहाज़ों को निशाना ऑलरेडी बनाया है। ऐसा कहना है ईरानी पासदारान इनकलाब का, जिनके मुताबिक दोनों जहाज़ अपने हुर्मुज़
उससे गुजरने की कोशिश कर रहे थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं ईरान को धमकियों से झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, ईरान जंग नहीं चाहता, खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, जंग ईरान के मुफाद में नहीं, इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकलना होगा जहां मुकम्मल जंग है ना ही पायदार अमन है। इससे कबल अगर हम देखें तो अमेरिकी सदर ट्रंप का ये कहना था कि आज ईरान पर दोबारा सख्त हमला करेंगे, ईरानी पुलों और पावर प्लांट्स को तबाह करने से मुतालिक तफसीलात भी नहीं दूंगा, ईरान से तनाज़े का कोई हल निकालेंगे या उन्हें मिटा देंगे। ईरान के साथ वही मुआहिदा होगा जो उसे जौहरी हथियार के हुसूल से रोके। ईरान ने मुज़ाकरात में देर कर दी है, कीमत चुकाना पड़ेगी, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा ईरान से मुआहदा कराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म अजीम इंसान हैं, वो दोस्त हैं और पाकिस्तान की ही दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोके थे। इस पर हमने बात करनी है और हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बार फिर से हम देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब कि वही सूरत हाल बनती जा रही है जिससे निकलने की कोशिश कर रहे थे ख़ास तौर पर ये दोनों ममालिक और बल्कि पूरा रीजन, और जिसके लिए एफर्ट्स की जा रही थी। आगे भी हमें लग तो रहा था ऑलरेडी कि इतने आराम से कोई अमन मुआहिदा हो नहीं जाएगा, तो अब क्या आपको लगता है कि मज़ीद मुश्किलात पेश आएंगी या आइंदा 2-4 हफ्ते में जिस तरह से सदर ट्रंप भी बार बार बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई मुआहिदा ज़रूर हो जाएगा, दोबारा अटैक वो नहीं करेंगे, सिचुएशन किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक एक तो इसके कंक्लूजन पे आने से पहले जो है इसके 4 पहलू आई थिंक देखने ज़रूरी हैं। एक तो इसकी मिलिट्री और टैक्टिकल है कि जो रात को लड़ाई हुई है उसमें बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप आई थिंक 48 टोमाहॉक मिसाइल फायर किए गए और जनरली देवर अलोंग द कोस्ट लाइन। अगर आपने देखा है, बल्कि वो क्लेम करेंगे एक मिसाइल जो शायद तेहरान से 40 किलोमीटर साउथ में भी मारा गया। उसमें जो इंस्टॉलेशन थी इनकी कोस्ट के अलोंग जो आइलैंड्स हैं उनको टारगेट किया गया है। उसके बाद जो है रिटेलिएशन में फिर ईरान ने भी आई थिंक स्ट्राइक्स की हैं, लेकिन इस दफ़ा उनकी स्ट्राइक्स जो है वो काफ़ी महदूद रही हैं। उसमें मोस्ट प्रॉब्ली बहरीन और कुवैत जब तक रिपोर्ट आ रही है, दे हैव नॉट टारगेटेड रेस्ट ऑफ द कंट्री, बिकॉज एक खबर ये भी है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर की कि ना तो वो अपनी स्पेस को इजाज़त देंगे अमेरिकन को और इस तरीके से ईरान उनको स्पेयर करेगा। तो ये उसकी सूरत हाल है। अभी मैं लेटेस्ट देख रहा था, जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं, कि अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि जो है लड़ाई ख़त्म हो गई है। प्रॉब्ली कुछ फ्लाइंग भी हो रही है, लाइक इनके एयर रिफ्यूलर जो है अभी भी फिर रहे हैं तकरीबन उसी इलाके में साउथ ऑफ ईरान, और उसको देखा जाए तो ऐसे लगता है कि शायद एक और वेव आए। इजराइल अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो एक तो ये महदूद आई थिंक पैमाने पर ये टेक्टिकल सिचुएशन है। बाकी जो क्लेम कर रहे हैं ईरानी कि उन्होंने 5th फ्लीट को निशाना बनाया, और 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर ऑलरेडी बहरीन से मूव आउट कर चुका था, लास्ट टाइम काफ़ी नुकसान हुआ था। दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, शायद मेडिटेरेनियन में है। बाकी अभी आ जाते हैं कि इसका अभी डिप्लोमेटिक फॉलो आउट क्या होगा। मैं यही आपसे पूछना लगा था कि ब्रिगेडियर साहब मुज़ाकराती अमल की क्या सूरत हाल होगी। और हमने पहले देखा है कि पाकिस्तान ने तो पूरी नेक नियति से कोशिश की है कि किसी न किसी तरह से मुज़ाकरात जो हैं मुआहिदा कहीं तक हो जाए, लेकिन कुछ जो स्पॉयलर्स हैं वो ये कहते रहे कि एक वेसल स्टेट के ज़रिए आप जो है वो सालसी करवा रहे हैं, और फिर कुछ मुतज़ाद खबरें हैं, गैर मुसद्दक़ा खबरें हैं, जिसमें ईरान के हवाले से भी ये कहा जाता रहा कि वो भी कहता रहा है कि सालिस की अब ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ खड़ा है मुज़ाकराती अमल इस वक्त? आई थिंक ये काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ऑनेस्टली इस पे कोई फेयर कमेंट करना जो आदमी कमेंट नहीं कर सकता बंदा। मेरे ख्याल में इसकी 3 सिनारियोज हो सकते हैं, बिकॉज यू कैन ओनली डिस्कस सिनारियोज। अगर एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप है और एक तरफ नेतन्याहू है और एक फिर IRGC है, तो हाईली अनप्रेडिक्टेबल है तीनों एंटिटीज जो है, या उनकी जो टीम है। अभी पीट हेग्सेथ ने कल स्टेटमेंट दिया था, आपको याद होगा, आई थिंक कल पाकिस्तान के डे टाइम था कि हम बॉम्ब करेंगे टू ब्रिंग देम ऑन नेगोशिएटिंग टेबल। तो इसका मतलब है कि एक वर्सिव पॉलिसी है एंड दे थिंक दे कैन ब्रिंग। दूसरी तरफ ईरान अभी डिटरेंस कायम कर रहा है। अभी जो अपाची को हैक किया गया आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे, ये भी बड़ा अनोखा वाक़या था, बिकॉज इसमें आई थिंक शायद 360 इस्तेमाल हुआ है जो फर्स्ट टाइम, और लो फ्लाइंग हाई टेक लेट्स से हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। उस पर भी बड़ी रिसर्च हो रही है। इसका मतलब है कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जो आसानी से वहाँ फिरे थे, अभी नेक्स्ट वो हिट करेंगे। तो इसका मतलब कैपेबिलिटी भी आई थिंक ईरान ने बिल्डअप की है। तो इसका जो मेरे ख्याल में 3 सिनारियोज हैं। एक तो ये कि शायद ये एक शूटिंग वॉर थी फॉर जस्ट 48 आवर्स या 24 आवर्स, और दोनों साइडें उसके बाद रीथिंक करेंगी और शायद नेगोशिएशन को मौका मिल जाए। इट डिपेंड्स कि अभी आगे चीजें कैसे।
दूसरा हो सकता है कि ये बेसिकली इट एक्सपैंड्स वॉर, इसमें इजराइल जंप करता है या लेट्स से ईरान हिट करता है, और फिर इसके अंदर आ जाता है हिजबुल्लाह के अटैक्स और जो हूतीज हैं जो बाबुल मंदब पे बैठे, अगर वो चोक कर देते हैं, दिस इज द एक्सट्रीम सिनेरियो, और खुदा ना खास्ता इसमें फिर गल्फ सारी इम्पैक्ट होती है। अच्छा। और तीसरा सिनेरियो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये सॉरी टू से कि नूरा कुश्ती है, बिकॉज दिस इज अ वेरी फनी फोनी वॉर, ये सारी दुनिया इंतजार कर रही है और आप एक्चुअली तमाशा लगाए हुए तीनों साइडों ने, एंड प्रॉब्ली दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग। ट्रम्प कह रहे जी पता नहीं कितने मिलियन बैरल्स तेल हमने ऑलरेडी निकाला है, और सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट के फॉग ऑफ वॉर। बगैर साहब, मैं भी वैसे यही बात करना चाह रही थी कि इस सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि जिसमें जो कह लें कि अगर तीन फरीकैन हैं तो तीनों अपने लिए विन विन सिचुएशन चाहते हैं, और उसके बगैर वो इससे पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं है। जिस तरह से सदर ट्रंप बार बार कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि बड़ा अटैक कर दिया जाएगा, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जल्द ये हमले रोक भी दिए जाएंगे, मुज़ाकरात के मेज़ पर आ जाएंगे, और इसी तरह से ईरान जो है वो बारहा ये कहता रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो बेहतर है ईरान के लिए, और ईरान उस तरफ जाएगा, लेकिन उसी तरह से शराइत भी नहीं मान रहे और जवाब भी उस तरीके से नहीं दिया जा रहा। इस सिचुएशन के अंदर अगर हम पाकिस्तान के रोल की बात करें, जिसको एडमायर कर रहे हैं दोनों फरीकैन, ये बात मानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो मीडिएटर का रोल जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले कर रहा है। जिस तरह से सदर ट्रंप ने भी कहा कि पाकिस्तान के कहने पर इस जंग को पहले रोका गया, तो क्या अब एक बार फिर से पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ये सारा जो मामला है रुकेगा? टेबल टॉक की तरफ मामलात कितनी जल्दी, 1 या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में आते हुए देख रहे हैं आप? ये ऑनेस्टली यू कांट प्रेडिक्ट इट, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान का रोल कंसिस्टेंट है। आपने देखा होगा कि अभी मुहसिन नकवी साहब एक लेटर लेके गए थे, साफ है हर चीज पब्लिक डोमेन में नहीं आती, और अभी तक जितनी भी मेडिएशन है वो आई थिंक बाय एंड लार्ज आई वुड से 90% पाकिस्तान के थ्रू ही हो रही है। तो इसका मतलब इसका रोल भी, और अगर फ्यूचर में कोई इसका परमानेंट हल होता है तो अगेन बैठक शायद इस्लामाबाद में लगे, लेकिन ये बात हम पहले भी करते रहे। सो आई कंसिडर इट द फोनी वॉर, जिसकी अनप्रेडिक्टेबल, और ये शायद दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर। एक तरफ बातचीत हो रही है, अभी आप देखें कि इससे जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई, अभी हम लोग खुद अभी कुछ अर्सा पहले फ्लाई करके आए हैं तुर्किया से, तो एयर स्पेस ओपन थी, इट वाज वेरी इजी टू गो थ्रू। अभी जो है दोबारा एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई, सावधान जब मिसाइल फायर होंगे तो सारा एविएशन सेक्टर अफेक्ट होता है पूरी दुनिया का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है। फिर शिपिंग पे इम्पैक्ट आ रहा है। अभी आपको पता होगा कि भारत का एक टैंकर भी हिट हुआ है, नाम तो किसी और कंपनी का था, और फिर इन्होंने बुलाया उनके और डिमाश वगैरह किया है। तो ये हालात है। दूसरी तरफ देखें तो यही मोदी, यही नेतन्याहू चाहते हैं कि लड़ाई चलती है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड इनकी पॉलिसी क्या है। ये समझते हैं कि इतने 30 मार खान है कि ये इस तरीके से इंस्टेबिलिटी रखेंगे और ये कुछ फायदा उठा लेंगे। आई डोंट नो। साहब, पॉलिसी ये भी हो सकती है कि एशिया में होने वाली तरक्की को किसी न किसी तरह से डेंट पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। अभी जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक। पाकिस्तान के लिए एक और काबिल फ़ख्र लम्हा है जनाब। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान समाजी कारकुन जोशुआ दिलावर को डिफरेंटली एबल अफराद की फलाह बहबूद के लिए नुमाया खिदमत अंजाम देने पर बरतानिया के क्वीन एलिज़ाबेथ दोम कॉमनवेल्थ ट्रस्ट 100 यंग लीडर अवार्ड से नवाजा गया है। जोशुआ दिलावर ने कम उम्र से ही मुआशरे के महरूम तबके की आवाज़ बनने का फैसला किया, जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। डिफरेंटली एबल अफराद के हकूक़, उनकी तालीम, रोज़गार, समाजी शमूलियत और जेंडर इक्वालिटी के लिए उनकी मुसलसल काविशों को आलमी सतह पर सराहा गया है। तो जोशुआ से ही बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जोशुआ, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको क्वीन एलिज़ाबेथ अवार्ड से नवाजा गया है, आपकी खिदमत का एतराफ़ किया गया है। कितनी बड़ी अचीवमेंट समझते हैं इसको? गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए फॉर दिस सेगमेंट। यकीनन ये बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट थी, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि हमारी कौम के नौजवानों के लिए और ऐसे यंग लीडर्स के लिए, ऐसे ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाले नौजवानों के लिए जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में नौजवानों के ऊपर काम करें बल्कि उससे बियॉन्ड भी काम करें। लेकिन ये अचीवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत अचीवमेंट इसलिए लगी क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ, मेरे नाम के साथ नहीं थी, बल्कि जब यू वोंट बिलीव के जब वेबसाइट पे झंडा देखा वो ज़्यादा जो था वो हैप्पीनेस फील हुई। ना सिर्फ हमारा नाम, ना सिर्फ मेरा नाम,
तो आई थिंक जब हम इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होते हैं, जब हम इंटरनेशनली अपने नाम के साथ साथ अपने मुल्क का नाम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे ज़्यादा बढ़ के हमारे लिए फ़ख्र जो है वो कुछ नहीं हो सकता। और इसमें कंपटीशन बहुत बड़ा था इंटरनेशनली। और आप जैसे लोगों को पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हुए तो हमें उससे भी ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है। हमें ये बताइए जोशुआ कि ये जो जर्नी है आपका, ये शुरू कैसे हुआ? मतलब कम एज में आप ये जो खिदमत खल्क है इस तरफ चल पड़े, समाजी कामों की तरफ चल पड़े, इस तरफ रुझान कैसे हुआ? खुसूसी तौर पर ये जो डिफरेंटली एबल अफराद हैं, इन्हीं के लिए काम को क्यों चूज़ किया आपने? कोई ख़ास वजह? थैंक यू सो मच। मैंने ना बहुत अर्ली एज पे वॉलंटरली काम स्टार्ट किया था। स्कूल टाइम पे जो है वो वॉलंटरली काम स्टार्ट किया। बहुत हमारे एरिया में जो है वो छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी और उसके साथ हमने काम स्टार्ट किया, और उसके साथ काम करते करते वो पैशन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे जो है मुआशरे में काम करना है। और उसके बाद कॉलेज के बाद मैंने खुसूसन जो है वो NGO सेक्टर में काम स्टार्ट करना शुरू किया वॉलंटरली मुख्तलिफ इदारों के साथ, और इस पर इंसानी हकूक़ और समाजी यकजहती के ऊपर जो है वो बड़े शौक से मैंने काम स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं एक क्रिश्चियन सिटीज़न हूँ पाकिस्तान का, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम जो मजहबी हमांगी है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़रोग देने के लिए हमें एक दूसरे को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे उस टाइम पे लगा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, और ना सिर्फ काम करूँ और बल्कि अपने साथ और लोगों को जोड़ूँ और एक मिसाल बन सकूँ, और नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकूँ जिस पर हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ चलें, और इस मुआशरे में हम जो है वो सब्सटेंशियल चेंज लेके आ सकें जो हमारे बाद भी नौजवानों को और इस कौम के लिए बाइस फ़ख्र हो। और आपके दूसरे सवाल का हिस्सा ये है कि मैंने अफराद वहाँ मजदूरी के ऊपर क्यों काम स्टार्ट किया। मैं बहुत सालों से जो है 2012 से यूथ के ऊपर काम कर रहा हूँ, जेंडर इक्वलिटी पे, ह्यूमन राइट्स पे, मुख्तलिफ जो हैं टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन हमने आस्ता आस्ता रियलाइज़ किया कि स्टिल अभी भी पाकिस्तान में ऐसे नौजवान हैं जिन तक रसाई जो है वो बहुत सारे इदारों की, गवर्नमेंट की नहीं हो पा रही, खुसूसन उनकी सेहत के मुतालिक। फिर हमने 2022 में जो वो छोटी सी रिसर्च की कि पाकिस्तान में अभी भी कौन सी ऐसी जो यूथ है वो निगलेक्टेड है और जो रीच नहीं की जा रही। अच्छा। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, डेफ कम्युनिटी है, उन तक अभी भी सेहत का पैगाम, उनके सिनफी मसावात का पैगाम ये उस तरह पहुंचाया नहीं जा रहा। ऑफ कोर्स कुछ इदारे, बहुत सारे इदारे, गवर्नमेंट इदारे तालीम पे काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं उनकी सेहत और बहुत सारे ऐसे सोशल इशूज हैं जिनकी इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंचाई जा रही। पड़ेगी ये बात कि आप जैसे नौजवान जो हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर बना रहे हैं, कि ये लोग भी हाँ जो हमारे मुआशरे में किसी जरूरत कट जाते हैं उनको आप दोबारा उस धारे में शामिल करते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ये भी बताइएगा कि आपने प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल के रुकन के तौर पर भी काम किए हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा आपके लिए? बिल्कुल, मैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल का हिस्सा भी रह चुका हूँ, अभी एलमनाई हूँ, अभी न्यू कोहोर्ट जो है उसमें है। और फ़ख्र की बात ये भी है कि उसमें मैं जो है 33 लोगों में से एक था उस टाइम पे, और मैं अकेला जो था उसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये बाइस फ़ख्र था, और उसमें हमारा बहुत गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, पॉलिसी मेकर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट थी कि हम जो है इन मैसेजेस को किस तरह पॉलिसी में लेके आ सकते हैं, और पॉलिसी किस तरह नौजवानों की जो है उसको एड्रेस कर सकती है, खुसूसन अफराद बहा मजदूरी, नौजवान बहा मजदूरी को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन तक रसाई जो है पॉलिसीज़ के लेके जा सके। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी भी पॉलिसीज़ जो है वो साइन लैंग्वेज में उसकी कोई मटीरियल नहीं है, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ब्रेल में नहीं है। तो इस तरह मैंने बहुत सारे PMYP के साथ साथ बहुत सारे और भी इदारों के साथ वाबस्तगी की। इदारा तालीम व आगाही के साथ मैं अभी हूँ, और उसमें भी जो है हमने स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप एक प्रोजेक्ट में आवाज़ के अंडर जो हमने बनाए, उसमें भी हमने ख़वातीन बहा मजदूरी को इंगेज किया कि हम उनको भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि स्टिल हमारी कम्युनिटी में अगेन वही वाली बात कि निगलेक्टेड कम्युनिटीज़ और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन तक रसाई पहुंचाना। और इसके साथ साथ एक मैसेज में लाजमी इसमें हाईलाइट करूंगा, जोशुआ आप जबरदस्त काम कर रहे हैं और हमें बड़ा फख्र है आपके ऊपर, आप जिस तरीके से काम करें, हम दुआ करेंगे आप इसी तरीके से अपने काम को जारी रखिए। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। अब शामिल करेंगे इस सेगमेंट मेरा पाकिस्तान और देखते हैं कि आज क्या बात हो रही है। दुनिया का तकरीबन 70% हिस्सा समंदरों पर मुश्तमिल है। ये पानी ना सिर्फ ज़मीन के माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखता है
बल्कि करोड़ों इंसानों की खुराक, रोज़गार और मुस्तकबिल से भी जुड़ा है। मगर अफसोस की बात यह है कि आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली और इंसानी गफलत ने इस वसी आबी ज़खायर को आलूदा कर दिया है। आज हम एक तस्वीरी नुमाइश पर मौजूद हैं जिसका उन्वान है थ्रू इन्फानाइट ब्लू, जहां पर ना सिर्फ समंदरों की खूबसूरती का जिक्र किया गया है बल्कि इसके साथ साथ इस चीज़ पर भी जोर दिया गया है कि इन आबी ज़खायर को महफूज करना सिर्फ हुकूमत या माहिरीन की नहीं बल्कि हम सब की इनफरादी जिम्मेदारी भी है। तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और इसका विजिट कराते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने आज की नुमाइश विज़िट की, इसके बाद आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि समंदर जो हैं वो हमारे माहौलियाती निज़ाम के लिए या इंसानी ज़िंदगी के लिए कितने अहम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि जो 8 जून है बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, पूरी दुनिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है ओशन डे के एतबार से। जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर में है, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक बच्चों के साथ 2 चीज़ें की हैं। एक तो इन्होंने पेंटिंग के ज़रिए एग्जीबिशन की है जिसके ज़रिए बड़ा पैगाम दिया बच्चों को कि जो सी क्रिएचर है उनको कैसे महफूज रखा जा सकता है। दूसरा एक सेमिनार हुआ जिस पे सैर हासिल गुफ्तगू होगी अभी समंदर के बारे में। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मेरा फ़ज़ल तलाश करो समंदर से। मेरा ख्याल अब वक्त आ गया कि बीइंग ए मैरीटाइम नेशन हमें समंदर की तरफ देखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। इस वक्त हमारे साथ वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे आज मैं ये जानना चाहूँगी, जहाँ हम दुनिया को अवेयरनेस दे रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने समंदर को, किस तरीके से हम अपने आबी ज़खायर को महफूज कर सकते हैं, वहाँ पर ये बात करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आखिर हमारे जो आबी ज़खायर हैं, जो हमारे समंदर हैं, उन्हें किस तरह के ख़तरात जो हैं वो दरपेश हैं। हम जो भी करते हैं इंसान का एक फुटप्रिंट है और हमारा जो फुटप्रिंट है वो इम्पैक्ट करता है हमारी एनवायरनमेंट को, उसके ऊपर लोगों की तवज्जो दिलाती है। बल्कि इसके साथ साथ वो इस चीज़ पर भी फोकस करती है कि हमारा जो इम्पैक्ट है हम उसको भी समझें और वो क्या इम्पैक्ट है, और अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट है तो हमें उसको मिटिगेट करना चाहिए। हमारी पोल्यूशन है, डायरेक्ट पोल्यूशन है, इनडायरेक्ट पोल्यूशन है, हमारी वो कौन कौन सी आदत हैं जिसको इंसान को माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे चेंज करने की ज़रूरत है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने जिक्र किया मैक्रो एंड माइक्रो लेवल का। हाँ जी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो अपने बच्चों को प्लास्टिक के यूज़ से किस हद तक रोक सकती है? देखें, सबसे पहले तो इंसान की जो एफ़र्ट्स हैं वो अपने सेल्फ से शुरू होती हैं और चीज़ों को लार्जर पिक्चर में समझना भी चाहिए। इफ़ वी आर यूजिंग प्लास्टिक्स तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक्स, ठीक है, हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि हम रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो नीड कहाँ से अराइज़ हो रही है। तो हमें उन अल्टरनेटिव्स पे भी काम करना है कि वो कौन सा पर्पस सर्व कर रहे हैं, वो कौन से इकोलॉजिकली फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कि यू कैन ऑल्सो लुक इनटू व्हाट अल्टरनेटिव्स कैन बी देयर। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स पे लोग बात करते हैं, प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं। सो आई थिंक इस तरह की आइडियाज़ को और नोशंस को यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में हाउस करना बहुत पॉजिटिव अमल है। थैंक यू सो मच। हम सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब आपको पता चला कि इस टॉपिक के ऊपर एग्जीबिशन हो रही है, yes. तो आपने क्यों सोचा कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्योंकि मैं एज अ आर्टिस्ट मैं कहती हूँ कि जहाँ पे भी कोई एग्जीबिशन लग रही है मैं वहाँ पे सबसे पहले पहुँचूँ। जब आप ये काम कर रहे थे तो आपके माइंड में क्या चीज़ें चल रही थी? और दूसरा ये कि आपने इस पर जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, चाहे वो टर्टल है, चाहे वो डिफरेंट फिशेस हैं, तो इनके पीछे क्या मैसेज है, क्या थॉट प्रोसेस? इनके पीछे ये मैसेज है कि इस दुनिया में ना ये चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा। जिस तरह के लोग समुंदर के अंदर कूड़ा वगैरह फेंकते हैं और ये चीज़ें सांस मांगती हैं, पानी के अंदर सांस मांगती हैं। मेरा ये मैसेज है इस चीज़ के लिए कि मैंने ये जब बना रही थी तब भी मैं ये चीज़ सोच रही थी कि जब मैं ये चीज़ बनाऊँगी और ये जब मैं डिस्प्ले करूँगी तो मैं ये बात बताऊँगी। जिस तरह के अब टर्टल्स बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम। अब मैंने इसलिए टर्टल्स को ज़्यादा उठाया है कि हाँ भाई टर्टल्स बहुत कम है, उस चीज़ को ज़रा आगे लेके जाए, एनहांस किया जा सके। ठीक है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप लोगों को, आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो?
मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि पानी के अंदर की ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो हमारी आजकल की यूथ है वो इस चीज़ को नहीं समझती, इसकी नाकदरी करती है। आप जब भी देखेंगे जो आजकल की यूथ है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे गन डाल देते हैं, जैसे कि कोई आप रैपिड डस्टबिन फेंकने के बजाय पानी में फेंकते हैं, तो पानी में फेंकने के बजाय वो फिशेज़ के मुँह पर चले जाते हैं, और इस तरह करते 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 काफ़ी सारी इस तरह की फ़िशेज़ हैं जो ख़त्म हो रही हैं, जो हम लोगों को नहीं पता, और बहुत खूबसूरत जानवर हैं जो कि अब इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों की नाकदरी करने की वजह से। अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपने अपनी पेंटिंग के थ्रू दिया है, लेकिन वहीं पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो आपकी क्या सोच में तब्दीली आई कि किस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करोगे ताकि माहौल की जो आलूदगी है या जो आबी आलूदगी है उसको कम कर सको? सबसे पहले अगर आपने कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी होती है अपने आप को चेंज करना पड़ता है। जब तक मैं खुद चेंज नहीं होंगी आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हो। पहले अपनी जहन, अपने सोच को चेंज करना पड़ता है, फिर आप दूसरे को मना करोगे। मैं ही इस तरह ही गन डालूंगी तो कोई मुझे देख के नहीं रुकेगा, मैं खुद मना कहूँगी, किसी चीज़ से मना करूँगी, मैं दूसरों को मना करूँगी उस करते करते। अच्छा अब्दुल रहमान, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने आर्ट पीसेस को एक जुमले में बयान करें तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं इसको एक जुमले में आपके कहने पर बयान करूं, लेकिन काम मेरा इतना अच्छा है इसको एक जुमले में मैं बयान नहीं कर सकता। वर्ल्ड ओशन डे के हवाले से आज ही हमारी एग्जीबिशन लगी हुई है और ये हमने जो है अभी जो ज़िंदगी है उसके मुतालिक हमने ये किया हुआ है। इसमें हमने सी हॉर्स को जो है शो किया हुआ है ताकि लोगों को पता चले कि सी हॉर्स भी होते हैं। बहुत से लोगों को आइडिया नहीं है कि सी हॉर्स क्या चीज़ होते हैं और क्या चीज़ नहीं है। और इसमें हमने स्नैक्स को जो है दिखाया हुआ है क्योंकि समुंदर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। उसके बाद हमने फ़िशेस दिखाई हुई हैं इसमें, और ये बहुत डॉटेड वर्क हमने किया हुआ है, इस पर हमने बहुत मेहनत की हुई है। प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ा खूबसूरत काम डिस्प्ले किया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर जो हमारे आबी ज़खायर हैं या जो हमारे आबी हयात है उसे असल ख़तरात हैं क्या? इसमें असल ख़तरात ये हैं कि माहौलियाती आलूदगी आ जाती है सबसे पहले, उसके बाद आ जाते हैं जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं वो आ जाता है। जब हम कोई भी कूड़ा करकट होता है समुंदर में फेंक देते हैं तो उसकी वजह से ये जो जानदार चीज़ें हैं ये तंग होती हैं। मोहम्मद ताहिर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब आपको पता लगा इस नुमाइश का तो कितनी एक्साइटमेंट थी आपको? देखिए, एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा थी। वर्ल्ड ओशन डे के रिलेटेड जब मैम ने बताया तो हमने उस पर तब ही सर्चिंग शुरू कर दी थी कि हम ये एक एग्ज़िबिशन था और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था कि हमने ख़ुद को कैसे प्रमोट करना है और वर्ल्ड ओशन डे के रिलेटेड हमने उसको कैसे प्रमोट करना है, क्योंकि आज के दौर में समुद्री जो अभी हयात है वो बहुत कम रह गई हैं, उनको बहुत ख़तरा है। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आबी हयात जितने भी हैं उसमें आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है तो आप क्या बताओगे? मेरा फेवरेट एनिमल ऑक्टोपस है, इस वजह से मैंने अपनी पेंटिंग में भी ऑक्टोपस बनाया है। अच्छा, और इसकी कोई वजह है? इसकी वजह यह है कि ऑक्टोपस अब पहले तो बहुत ज़्यादा थे, अब आहिस्ता आहिस्ता इनके ऑक्टोपस ख़त्म होते जा रहे हैं समुद्र में। हमारे खुद की गलती की वजह से, इंसानों की गलती की वजह से ऑक्टोपस अब बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए। अपनी पेंटिंग के थ्रू या इस एग्जीबिशन के थ्रू आप क्या कहना चाहोगे कि हमारे जो आबी ज़खायर हैं या जो हमारी आबी हयात है, जो वो जानवर जो पानी में रहते हैं, वो इंसानों के लिए या इस दुनिया के लिए क्यों ज़रूरी है? जी, तो इस इंसानों के लिए ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी खुराक का आधे से ज़्यादा हिस्सा हम समुंदर से हासिल करते हैं। अगर हम समुंदर का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपनी खुराक में हमारे लिए मसला होगा, हम अपनी खुराक ही नहीं पूरी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। फातिमा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जब आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, क्योंकि इसके पीछे एक कंप्लीट स्टडी है, एक कंप्लीट रिसर्च वर्क है। जब भी हमें काम के बताया गया कि हमने ओशन डे के बारे में पिक्चर ड्रा करनी है, कुछ भी बनाना है, तो हमारे पास कोई प्रॉपर इमेज वगैरह नहीं थी। बस हमें एक आइडिया था कि हमने ओशन डे पे बनानी है, तो हमने स्पेसिफिकली ये आप देख रहे हैं ओशन की फिशेस की हमने पिक्चर्स वगैरह निकाली, फिर उसे हमने कंबाइन किया, देन हमने ये पिक्चर बनाई। अलिहा, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी तो किस किस तरह के डिफ़िकल्टीज़ का आपको सामना करना पड़ा?
जब इस प्रोजेक्ट पे मोस्टली काम कर रहे थे कि जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉट वर्क ज़्यादा हुआ है तो और डिफरेंट कलर्स यूज़ हुए हैं तो ऑब्वियसली बहुत टाइम डॉट्स को लगाने में और डिफरेंट कलर्स यूज़ करने में हुआ है। हर जगह पे डिफरेंट डॉट्स लगाए गए हैं और डॉट्स भी कोई एक नहीं है, कोई डिफरेंट साइज़ के डॉट्स लगाए हैं तो इसमें ज़्यादा मुश्किल हुआ था क्योंकि कलर्स भी ज़्यादा हैं और डॉट वर्क भी सारा डॉट वर्क ही है। तो अच्छा, ये जो प्रोसीजर है डॉट वर्क का, इसको क्या कहते हैं आर्ट की फॉर्म में? पॉइंटिलिज्म। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहोगे कि क्यों हमारी जो आबी ज़िंदगी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारें कि हम अपने आबी ज़खायर को भी और इसके साथ साथ जो हमारी आबी हयात है उसको महफूज रख सकें, तो क्या कहोगे? पोल्यूशन को कम किया जाए, जिस तरह प्लास्टिक्स वगैरह बीचेस को क्लीन किया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे भी थोड़ा सा फोकस वगैरह करे। नाज़रीन, आज की एग्जीबिशन के बाद मैं बस ये कहना चाहूँगी, अगर हम अपनी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाएं, प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी करें और माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाएं तो हम समंदरों को महफूज करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर आजकल बात करना, क्योंकि समर वेकेशंस चल रही हैं। बहुत ज़्यादा टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, और कहीं ना कहीं वालिदैन तंग होते भी दिखाई दे रहे हैं अभी से कि इनकी फरमाइशें बढ़ गई हैं, इनको इंगेज कैसे किया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से बोर हो जाते हैं। तो उनको इंगेज रखने के डिफरेंट तरीके भी देखे जा रहे हैं। और हमें पता ही है कि जो बच्चे होते हैं वो किसी भी कौम का फ्यूचर होते हैं, और उनकी जो तालीम और तरबियत है वो महज सिर्फ ये किताबी इल्म तक महदूद नहीं होती, बल्कि उनकी शख्सियत जो होती है, एतमाद और अखलाकी नशोनुमा, उसे भी जुड़ी होती है। एक अच्छा उस्ताद सिर्फ पढ़ाता नहीं है, बल्कि बच्चे की जो सलाहियतें हैं उन्हें पहचान कर उन्हें निखारता भी है। आज हम इस अहम तरीन टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि बच्चों को मौसर अंदाज में कैसे पढ़ाया जाए, कैसे एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए, उनके साथ खुसूसी तौर पर रवैया कैसा होना चाहिए। जदीद दौर में समर कैंप किस तरह बच्चों की ज़हनी, तालीमी और तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग दे सकते हैं, और वालिदैन और असातिज़ा बच्चों की बेहतर तरबियत के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस हवाले से हमने बात करनी है। इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं, चाइल्ड एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं समरा वलीद साहिबा, जो बच्चों की शख्सियत साजी के मैदान में वसी तजर्बा है उनका, और मम्मी एंड मी क्लासेस का एक मुनफरिद कॉन्सेप्ट है वो भी चला रही हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समरा, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग to you both. Thank you so much for inviting me and I'm well. समरा, हम ये जानना चाहते हैं कि मम्मी एंड मी जैसे कॉन्सेप्ट्स जो नॉर्मली आप समर वेकेशंस में ही आप इंट्रोड्यूस करवाती हैं, कहाँ से शुरू हुई आपकी जर्नी और आपने ये कॉन्सेप्ट्स कैसे डेवलप किया? जी, बेसिकली इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक, बिकॉज इट्स बिन 27 ईयर्स कि मैं इस फील्ड में हूँ, तो रिसर्च चलती रहती है, वेस्ट से हम वैसे ही इंस्पायर्ड हैं, तो नॉट के एक इस चीज़ के लिए कि हमने करना ही करना है वेस्ट को कॉपी। मैंने जब इस पूरे प्रोग्राम को स्टडी किया तो मुझे इसका लिंक अपने दीन से लगा। मम्मी एंड मी मीन्स कि बच्चा माँ के साथ है, और समटाइम्स वी डू डैडी एंड मी ऑल्सो, बिकॉज अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है बीइंग अ मुस्लिम कि 7 साल बच्चे के बादशाहत के होते हैं। उसमें हमने, और वो किस तरह बादशाहत के ना, उसको प्रोटेक्शन, ही इज़ द किंग, ही कैन डिमांड एनीथिंग, आपसे कुछ भी कह रहा है, आपने अपनी मॉनिटरिंग में उसको लेकर चलना है। तो मम्मी एंड मी क्लासेस का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि बच्चे को माँ के साथ सेपरेशन एंजाइटी नहीं होती। और हमने क्लास के अंदर 5 to 7 एक्टिविटीज़ 2 घंटे में प्लान की होती हैं, 20-20 मिनट्स। हम स्टार्ट करते हैं सेंसरी प्ले से, जिससे बच्चे का सारा मैसी प्ले करके गन मन डाल के, हाथ कई दफ़ा हम उसके मिट्टी में भी डलवा रहे हैं, आटे में भी, उससे उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन निकलती है। देन हम आते हैं जुम्बा क्लास पे या योगा पे, थोड़ी मेडिटेशन एक्सरसाइज के बाद हमारा सर्कल टाइम स्टार्ट होता है। मम्मीज़ हम सब सर्कल में बैठ के गपशप करते हैं, सीज़न पे बात, फ्रूट्स, बर्ड्स के ना, एनीथिंग इन जनरल। फिर बीच में कभी कभी मैं फेवरेट टॉय का टॉपिक भी लाती हूँ, फेवरेट बुक का टॉपिक, तो इस तरह वी कीप ऑन चेंजिंग द टॉपिक्स। अब सर्कल टाइम में आई कॉन्टैक्ट, कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, ये बच्चे की इन्हांस हो रही होती है। अगेन है वो माँ की गोद में। इसी तरह फिर आर्ट्स एंड क्राफ्ट आ जाता है। फिर मेरा एक कहानी सुनो होता है उसमें प्रोग्राम, उर्दू और इंग्लिश में मैं कहानी सुनाती हूँ।
और फिर बच्चे उससे रिलेटेड एक्ट भी करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉमी एंड मी. अच्छा, जिस तरीके से मैंने आगाज़ में बात की थी समर वेकेशंस की और समर कैंप्स की भी हम बात कर रहे हैं, तो ये वो टाइम होता है जिसमें बहुत जल्दी पेरेंट्स जो है ना उकताहट का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का ज़्यादा टाइम अब घर में गुजर रहा होता है और उन्हें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए चाहिए होती हैं, क्योंकि स्कूल में वो ऑलरेडी बहुत बिजी वो टाइम गुजार रहे होते हैं. तो अब जब वो अपने पेरेंट्स के साथ हैं तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए और उनको प्रॉपर टाइम दिया जाए. और ये जो आजकल गैजेट्स वाला दौर है, आपको पता है, प्ले स्टेशंस, मोबाइल्स हर बच्चे की जो है ना वो फेवरेट हैं. और अब आसान तरीका ये होता है कि उनको वो गैजेट दे दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि जस्ट ना अब खाना भी खा लो और ये देख लो. तो ये कितना गलत हम बच्चे के साथ कर रहे हैं, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट पे इससे कैसा असर पड़ता है. और दूसरा ये कि इम्पॉर्टेंट कितना है कि उनके साथ पेरेंट्स टाइम स्पेंड करें. जी, समर कैंप के अलावा भी फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स मेरी ये एक बहुत बड़ी, आप कह लें कि मुहिम मैंने चलाई हुई है अगेंस्ट गैजेट्स. देखें, हर चीज़ का एक टाइम है. उससे पहले बच्चे को एक्सपोजर मिल गया तो आपने उसका वो अगला टाइम भी सारा डिमोलिश और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. सो आई बिलीव कि आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल समर एक्टिविटीज़ की बात अगर हम करें तो अगेन बच्चे की इंटरेस्ट ज़रूर देखें. एज अ पेरेंट आपको इतना अवेयर तो होना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में इंक्लाइंड है, आर्ट्स में है, कंस्ट्रक्शन में है, और ये चीज़ें पता चल जाती हैं. आजकल स्मार्ट स्कूल्स हैं, टीचर्स भी आपको बता सकते हैं. और बल्कि कहा करें टीचर्स को कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स इसके इंटरेस्ट्स किधर हैं. तो समर कैंप्स उस तरह के आप पिक करें. मेरा थोड़ा इन होलसम होता है प्लान जो हर बच्चे को फिट इन कर जाता है. जैसे अभी 2 से 6 साल तक के बच्चे मेरे जो हैं, अगेन उनको मैं स्टोरी टेलिंग भी करा रही हूँ, हम गेम्स एंड फन भी कर रहे हैं. जो बड़े हैं 6 से 13 इयर्स तक, उनको मैं फ़ोटोग्राफी क्लासेस प्रोफेशनल दे रही हूँ. देन सेल्फ ग्रूमिंग, पब्लिक स्पीकिंग पे हम बात कर रहे हैं. और एक मेरा नया प्रोग्राम है द लिटिल ऑथर्स क्लब, जिसमें 6 साल से लेके 13 साल तक के बच्चे अपनी कहानी लिख रहे हैं, जिसको हमने प्रिंट करना है. और इंशाल्लाह उसका लॉन्च इवेंट भी खासा मेगा होगा एंड लाहौर विल कम टू नो, बिकॉज इस पे कोई काम नहीं कर रहा. स्टोरीज़ बहुत बच्चों को सुनाई जाती हैं, उनसे ना सुनी जाती हैं ना लिखी जाती हैं, लिखवाई जाती हैं. और जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, देखें, गैजेट से बिल्कुल ज़ीरो पर लाना इट्स इम्पॉसिबल. दो बहुत सी मदर्स कर भी रही हैं एफर्ट, फादर्स भी, लेकिन जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि आप बेशक पास लेट जाएं बच्चे के, लाई डाउन, रिलैक्स, और अगर वो गैजेट देख रहा है या स्क्रीन, यू शुड बी देयर, मॉनिटर. हाँ, आइसोलेशन ना हो. और 10 मिनट बाद रोक के उससे पूछें तुमने देखा क्या है. आपको पता है बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं जब भी ये देख रहे होते हैं. उसी तरह से माँ बाप भी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं क्योंकि वो अपना देख रहे होते हैं. तो दोनों जो है उनके पास वो वक्त की कमी दिखाई देती है जिसमें एक दूसरे को अटेंड कर सकें वो. और चूंकि वो उसको मी टाइम समझ रहे होते हैं तो फिर उसका भी मसला होता है. अभी गैजेट्स की जो भरमार है आपके इर्द गिर्द, और कुछ लोग ये कहते हैं कि गेम्स वगैरह आपके ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत काम करती हैं. और आपने कहा कि जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि बच्चे को पीएचडी भी 15 साल में करवाई जा सकती है, इतना वक्त होता है. तो उस सूरत में जारी बात है कि ये चीज़ें फिल इन तो करेंगी, क्योंकि स्कूल्स भी तकरीबन 100 दिन पढ़ाते हैं आपको, शायद लेस देन 100 डेज पढ़ाते हैं. इतने वक्त में बच्चे के पास कुछ ना कुछ तो वो मांगेगा करने के लिए. आप उसे इतनी देर तक तो बोर नहीं रख सकते. जी, अच्छा, कमिंग बैक टू माय प्रीवियस जो मैंने बात आपसे किया ना, बादशाहत वाली, अगर वो आपने बच्चे के 7 साल बड़े फिक्स्ड गुजार दिए हैं ना, जिसके अंदर बादशाहत, मैं हमेशा कहती हूँ स्पून फीडिंग नहीं है, ये लो खा लो, ये लो नहीं, उससे करवाना है. बादशाह ने एक एक्सपीरियंस से बनना होता है ना, क्वीन भी एक एक्सपीरियंस से बनना है. जैसे मेरी मदर कहा करती थी कि आपने अगर लेटर ऑन घर में मेड्स रखनी है तो आपको खुद काम नहीं आएगा, आप कैसे करवाओगे. सो एक बेसिक टिप है, बच्चे को हर चीज़ एक्सपीरियंस करने दें. अगर देखें ना, आपने उसको 3 साल की उम्र में कपड़े तय करने सिखाए हों और उसको रोज़ पता है उसने अपनी जो क्लॉजेट है ठीक करनी है, उसने अपने बर्तन उठाने हैं, ये टाइम टेकिंग है ना जी, हम इन पे नहीं डालते. हम कहते हैं हम खुद, ये स्पून फीडिंग है, विच इज़ रॉन्ग. अब इसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं EPL एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ. बच्चे ने कप उठाया, तोड़ दिया, कोई बात नहीं. जो उसके 10 साल बाद उसने तोड़ना है, उससे बेहतर है अभी ये 100 रुपये का कप टूट जाए. तो उन चीज़ों पे हमारा इतना नो और हिंड्रेंस होती है
एंड लेट मी गाइड यू ऑल्सो आपके इस चैनल के थ्रू पेरेंट्स को कि नॉट और नो नहीं हमारा ब्रेन लेता ही नहीं है, स्पेशली बच्चे का। आप कह रहे हो ना नहीं करो, उसको ये लग रहा है करो। हम एक टाइम पे कहते नहीं रुक क्यों नहीं रहा, फिर हम पैनिक, फिर हम इनपेशेंट होके लगा भी दी, बहुत गुस्ताख अल्फाज भी बच्चे को कह दिए, उसके तो ब्रेन में ये नो का वर्ड जाता ही नहीं है। और हम लगे हुए हैं कहने, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं नो कह के। आपने उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। आप चाह रहे हैं ना वो लेट्स सपोज कप अभी ना उठाए, तो आप उठाकर इसकी जगह प्लास्टिक का टॉय रखते हैं और कहें लेट्स पिक इट अप। बिल्कुल ठीक। So these are the techniques. और ये मेरा ख्याल है कि ये टेक्निक्स ना सिर्फ बच्चों के साथ साथ ये वालिदैन को भी ये सारी टिप्स जो है ना आपकी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो मम्मी एंड मी और डैडी एंड मी क्लासेस हैं ये वैसे होती रहनी चाहिए, ख़ास तौर पर जो बच्चों के एक जो इमोशनल जो तरबियत है उस पर फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया समरा वलीद साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और ख़ास तौर पर बच्चों को कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं और उनके साथ साथ कैसे हमने अपना अच्छा वक्त गुजारना है और उनके साथ जो इंगेजिंग एक्टिविटीज़ करनी है और उनको समझना है, इस पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं सफ़र शर्त, जिसमें आज वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं चुंडा वैली के हवाले से और मकामी लोकल से बात हो रही है। देखते हैं इसको और साथ के साथ आपको बताते चलें कि इसके जो मनाजिर हैं देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। यहाँ पे पता है कौन कौन लोग आए हैं? ये फामिन हैं, कोई मुज़फ़्फ़र हैं, साजिद हैं, ज़हीर हैं और जितने भी यहाँ पे BH मुज़फ़्फ़र साहब वहाँ पे नायत हैं, अब्बास हैं, बहुत लोग आए हैं यहाँ पे। अपने अपने शहरों के नाम भी लिखे हुए हैं। ईगल्स नेस्ट के तरज़ के खूबसूरत पत्थर हैं यहाँ पे, लेकिन जहाँ पे आसपास जहाँ पे लोग नहीं जाते वो तो बड़े महफूज हैं। यहाँ पे हर जगह पे ये पता नहीं क्या अलमिया है, हम ना आर्कियोलॉजी की कोई साइट छोड़ते हैं, ना हम कोई लैंडस्केप छोड़ते हैं, हम किसी जगह की तकदीस और उसकी हुर्मत बिल्कुल नहीं करते। और जितना भी टूरिस्ट, बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो इस हवाले से इस कदर इर्रिस्पॉन्सिबल, इस कदर गैर जिम्मेदार हैं और इस कदर शनाख्त के बुरान के शिकार हैं। भाई शनाख्त आपने करनी है, अपनी मनवानी है, तो दुनिया में तो हज़ारों क्या लाखों फील्ड्स हैं, वहाँ जाकर अपनी शनाख्त बनवाएं, अपने नाम बनवाएं। इन पत्थरों ने आपके साथ क्या किया है? K2 में एक खातून थी जिन्होंने सर किया था, उधर वो डेथ हो गई थी उनकी, ममीज़ माउंटेन उसको यानी उस हवाले से किया गया क्योंकि बाद में बच्चे आए। तो उन बच्चों ने उनके ज़हन में ये था फैमिली के कि शायद हम उसको ना करेंगे, उस पर कार्विंग करेंगे पत्थर में और मम्मीज़ माउंटेन लिखेंगे अम्मी की याद में, क्योंकि वो K2 सर करते हुए फौत हो गई थी। तो यहाँ आके उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये तो इस कदर मुक़द्दस है, इस कदर खूबसूरत है कि हम ये कील के साथ नहीं कार्व करेंगे। हालांकि वो आप समझ सकते हैं कि K2 वाली साइड पे जिस तरह पत्थरिस्तान है, लेकिन उन्होंने नहीं किया और उन्होंने फिर एक तख्ती सी लगाई सिर्फ इसलिए कि किसी पत्थर पे हम कील भी ना लगाएं, चाहे वो लाखों नहीं कितने ही पत्थर क्यों नहीं है। इस तरह का एक एहतराम होता है। मेरे साथ जो है जवाहिर बैठे हुए हैं। जवाहिर यहाँ के लोकल हैं। जवाहिर भाई बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जवाहिर में ये बताएं कि ये जो चुंदा वैली है ये तो बहुत ही खूबसूरत है। जी सर, बहुत खूबसूरत है। आहिस्ता आहिस्ता अब आ रहे हैं टूरिस्ट, बहुत आ रहे हैं सर, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे दो किस्म के होते हैं, एक यहाँ पे गाँव के सारा व्यू आते हैं और दूसरा साइड पे आपको करदो और एयरपोर्ट के व्यू आते हैं। यहाँ से जो जहाँ लैंडिंग होते हैं ना वो बहुत खूबसूरत तरीके से नज़र आता है थोड़ा ट्रैकिंग करने के बाद। ज़बरदस्त। और ये बताएं जवाहिर कि ये जो आपको क्या लगता है कि जिस तरह अभी टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, अभी तक तो खैर जगह बहुत साफ़ है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब जिस तरह हमें नाम नज़र आ रहे हैं, लोग नाम लिखते हैं पत्थरों पर और कचरा फेंकते हैं, तो आप इसको कैसे मैनेज करोगे मकामी लोग जो? इसमें यही सर अभी इंशाल्लाह यहाँ पे बल्तिस्तान में ऐसे काम चल रहे हैं, तो हर जगह पे यहाँ पे डस्टबिन वगैरह का भी काम चल रहे हैं। तो मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता कि पत्थरों पर नाम लिखना, क्योंकि पत्थरों का एक खूबसूरत चीज़ मानी होते हैं और चीज़ होता है पत्थर भी, तो नाम लिखता है तो इसकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाता है। तो जवाहिर ऐसा पॉसिबल है कि ये अभी तो सिर्फ एक ढाबा है ना यहाँ पे, जी। अब करते करते यहाँ पे बहुत कुछ खुलेगा जी। कोई ऐसी यूनियन
कोई ऐसी एसोसिएशन यहाँ बन जाए होटल्स की या ढाबों की, जो टूरिस्ट से या मकामी कोई NGO या मकामी कोई तंजीम हो जाए जो टूरिस्ट से 100 रुपया 50 रुपया फ़ीस ले और वो सारी की सारी फ़ीस इस्तेमाल करे इस पूरे एरिया में सफाई पे 2-3 बंदे रख ले ताकि वो सफाई करते रहें। क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि जितनी मर्जी हम रिक्वेस्ट करते रहें लोग जो है यहाँ से कचरा नहीं फैलाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, कचरा तो फैलेगा। वहाँ से जितना आते उनको हम समझाते हुए कि जितना कचरा हमने फेंकना गाड़ी में रख दे, बाहर नहीं फेंके, जितना यहाँ पे साफ रखेगा आप लोगों के फ़ायदा है, यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदा है। तो हम हर किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाड़ी में रख दे, कहीं पे डस्टबिन है तो वहाँ पे वो करते, गन ना फेंके। तो 1-2 तो वहाँ से आते हैं, वो यहाँ पे आके खुद कचरे उठाते हैं कि फिर वहाँ पे डस्टबिन में डालते हैं। 1-2 आते हैं यहाँ पे गन बचा के जाते हैं। अच्छा, देखने किस तरह के लोग होते हैं, यानी कुछ हैं जो गन फैलाने वाले हैं और कुछ साफ करने वाले, और नीचे से आते हैं वो भी डाउन से ही लोग आते हैं, शहर से आते हैं, शहर से आते हैं, डाउन से आते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जो कि किसी का फैलाया हुआ कचरा वो करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए कि अब आते हुए हमें कोई प्लास्टिक की बोतल या कोई चीज़ नज़र आई तो हम लेते आए थे, लेकिन फिर अगेन यहाँ पे एक अगर ड्यूटी होगी 2-3 लोगों की और उनको पे कर दिया जाए तो इस तरह के जो मॉडल्स हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह के मॉडल्स जो है उसके हवाले से हमें हुंजा में बहुत कुछ बेहतर से सीखने को मिलता है, क्योंकि उनके यहाँ ये मॉडल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। बल्तिस्तान में क्योंकि 4-5 सालों से जितना इस कदर बूस्ट हुआ है टूरिज़म, तो इसका फिर अंदेशा तो है कि ज़्यादा कहीं ख़राबी ना हो कचरे के हवाले से। तो जवाहिर, और अभी यहाँ पे लोग आ रहे हैं चुंदा वैली, यहाँ पे अभी आ रहे हैं बहुत से लोग, इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा आएगा। यहाँ जितना भी मेंटेनेंस यहाँ पे मेंटेनेंस होगा इतना बढ़ जाएगा। यहाँ के लोकल को भी समझना चाहिए कि यहाँ पे साफ़ सुथरा हो जाए, कि यहाँ पे डस्टबिन रखे, कि जितना क्लाइंट है उसको थोड़ा गाइड कर समझाए। तो यहाँ पे बल्तिस्तान में जो गांव होते हैं उनके अंदर भी तंजीमें होती हैं, जिस तरह हुंजा में बहुत सारी होती है ना, एक गाँव में 15-15 तंजीमें हैं जिनका मुख्तलिफ काम है, ऐसा है यहाँ? जी सर, यहाँ पे भी अलग अलग तंजीमें होते हैं। फिर यहाँ पे वही बात है, आजकल पॉलिटिशियन का काम है, पॉलिटिशियन का, तो इसकी वजह से वो पॉलिटिक्स से हट के होती हैं, उनका काम सिर्फ काम करना होता है। यानी वो जो मैं जिन तंजीमों की बात कर रहा हूँ, मसलन वाटर चैनल एसोसिएशन है तो उसका काम वाटर चैनल का काम है, जिनका ट्रैक के हवाले से उनको क्लियर करना है तो उनको उस एसोसिएशन काम टोटल वो है, जो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से है उसका अलग से काम है, जो सपोर्ट्स के हवाले से, मतलब बहुत सारी अनगिनत हैं। बल्कि रिफॉर्म्स पैनल हैं जिनका काम है कि शादी ब्याह और जितने भी फौत की होती है कोई भी रसूम है उसमें ताकि कोई नाजायज़ कोई ज़्यादा खर्च ना हो या कोई ऐसा, यानी गांव की आइन साजी, जिस तरह गांव मुल्क की असम्बली होती है ना, वहाँ गांव की एक आइन साजी के लिए या कानून साजी के लिए एक रिफॉर्म्स पैनल बनते हैं। तो इस तरह का अगर यहाँ पे हो जाए तो कोई तंजीम लोकल यूथ जो है एक्टिव होके इस पूरे रीजन को टेकअप करे और उसको, ताकि वो सफाई वाला मामला जो है वो बेहतर हो जाए। तो ऐसा हो सकता है। आप थोड़ी सी आवाज़ उठाएंगे ना? इंशाल्लाह मैं तो ज़रूर उठाएगा। इंशाल्लाह मैं लोगों को भी इसी के बारे में बताता हूँ कि हर कोई इसी के फोकस करे। फिलहाल जवाहर को फुर्सत नहीं है, इनकी शादी करीब है, शादी के बाद कर लीजिएगा इंशाल्लाह। शादी के बाद नहीं, उससे पहले भी कर लेगा, क्योंकि जो गाँव के साथ है वो हमारे लिए खुशी है, क्योंकि लोग उधर से आएगा, यहाँ से खुश होकर जाएगा, यहाँ के लोकल के लिए फ़ायदा है। शादी तो इंशाल्लाह शादी तो इंशाल्लाह अभी जस्ट बात पक्की हो गई, तो इंशाल्लाह ये ईद गदीर पे निकाह होगा, फिर सितंबर में इंशाल्लाह शादी का प्रोग्राम है। हमें बुलाएंगे? वेलकम सर, आप लोगों को क्यों नहीं बुलाया, आप अपना बड़ा भाई है, आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर बुलाएगा अगर आप लोग आना चाहे तो। हाँ, तो हम थोड़ा सा रक्स वक्स उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह आप खुद लोग डांस करते हैं, तो हम थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन उस तरह परफेक्शन तो नहीं होगी। कोई मसला नहीं। अच्छा, जैसे भी कर लें, जैसे भी कर लो, कोई मसला नहीं। एंजॉय होते हैं। थैंक यू जवाहर, आपको एडवांस में बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत गशब इस वक्त सामने नजर आ रहे हैं, पूरी की पूरी मंडली 4-5 इकट्ठे बैठे हुए हैं, और सबसे मुश्किल काम होता है गशब की तस्वीर खींचना। इसको इंग्लिश में मैगपाइन बोलते हैं, और इसका नाम असल में चोरी नाम है। मैगपाइन चोरी ज़्यादा करता है, चोरियाँ बहुत करता है, बहुत चोर परिंदा है। देखते रहिए सफर शर्त।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। दुनिया खेल के सबसे बड़े इवेंट फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का जिक्र करते हैं, जिसका आगाज़ 12 जून से होने जा रहा है और सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वो लोग जिनकी टीम्स जो है जिन कंट्रीज़ की वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही, लेकिन एक्साइटेड हैं सबके सब। और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो मुश्तरका मेज़बानी है वो करने जा रहे हैं अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। लायनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी अपने जो है ना जौहर दिखाने के लिए तैयार है। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं जनाब। इस पर मज़ीद भी बात आगे चलकर करते रहेंगे। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत, मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।